देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट देश का पेश किया और एक इतिहास भी रच दिया। और जब बजट पेश किया गया तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स स्लैब को लेकर मध्यम वर्गीय लोगों का फोकस था। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 किया गया है। नई रिजीम में 3 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई रिजीम में 3 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं, तो नई रिजीम में ही 3 से 7 लाख आय पर 5% टैक्स का ऐलान हुआ। 10 से 12 लाख तक की अगर आपकी आय है तो 15% आपको टैक्स देना होगा। और इस वक्त सांभवी चौधरी क्या कुछ कह रही है इस बजट को लेकर? आर्थिक सहायता मिले जिससे हम आगे चल सके। और हम मानते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि बिहार को वो आर्थिक सहायता मिली है। अगर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जिसमें 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या आप विद्युत विभाग देखें जिसमें भागलपुर में 2400 मेगावाट का 21,000 का प्रोजेक्ट पावर प्लांट तैयार हो रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्लड मिटिगेशन को देखें, क्योंकि बिहार फ्लड प्रोन है, नॉर्दर्न बिहार में बहुत बाढ़ की समस्या रहती है, फ्लड मिटिगेशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा विमेन लेड डेवलपमेंट है, बेरोजगारी का जो मांग था जहां वहां पे युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम लिया है। जिस तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रावधान बनाए हैं। इस बजट में बहुत खूबसूरती से बिहार के टूरिज्म को आगे लेके जाया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो बनेगा वो उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आएगी, तो उस बात की भी बहुत खुशी है कि वो समस्तीपुर होते हुए निकलेगा। हम चाहेंगे कि वो समस्तीपुर होते हुए निकले। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राजगीर, गया, बोध गया, नालंदा पे फोकस है टूरिस्ट विभाग का, तो ये सारी चीज़ें हम मानते हैं कि इससे बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, विकास की गति को और रफ्तार मिलेगी और बहुत मजबूती से नए इन्वेस्टमेंट, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रोजगार का वहाँ समस्या था, ये सब को हम लोग ये सारी समस्याओं से डील करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले 5 साल में पूरा चेहरा बदल जाएगा बिहार का, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग सब जितने भी लोग आज इस बार सदन में चुन के आए, सबकी यही मांग थी कि नहीं, बिहार लगातार मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा है। और हम मानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी आवाज़ को सुना, बिहार की आवाज़ को सुना। उनके लिए तहे दिल से उनको हम आभार प्रकट करते हैं और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार जब एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, एनडीए भी बिहार के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा। तो पहली बार सांसद चुनकर आई सांभवी चौधरी और उनका रिएक्शन भी आपने सुन लिया। आप देखिए, न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं। जो लोग न्यू रिजीम में आएंगे उनके लिए क्या फायदा है? तो सालाना आमदनी 11 लाख, पहले अगर 78, देखिए सीधे तौर पर ये जो संख्या आपको अब नजर आ रही होगी, वो संख्या ये बता रही है कि अब आपके लिए 15 लाख तक की आमदनी पर कितने पैसे अब तक आप खर्च कर रहे थे और अब आपको कितना देना होगा। और ऐसे में आपको सीधे तौर पर 10,400 रुपए का फायदा जो है, एक व्यक्ति अगर अपनी आमदनी के तौर पर देखता है जिसकी सालाना आमदनी 12 लाख तक है, तो वह इस रूप में उसे नजर भी आएगी। जिसमें पहले अगर आपको सीधे तौर पर 7,000 और 78,000 रुपए लग रहे थे, तो अब ये जो संख्या है वो 52,000 रुपए हो जाती है। और इसलिए अगर आपके सोर्सेज में देखा जाए, इनकम में बचत की तौर पर देखा जाए, तो ये 10,400 रुपए तक का फायदा 18 लाख सालाना आमदनी वाले लोगों को नजर आता है। 15 लाख की अगर सालाना आपकी आमदनी है तो वहां पर भी ये संख्या जो है वो सीधे तौर पर 10,400 रुपए, मतलब एक स्लैब अगर आप देखेंगे और बचत के अगर संख्या को देखेंगे तो ये अमूमन हर एक स्लैब में, चाहे वो 12 लाख तक की आमदनी हो, 15 लाख तक की आमदनी हो या फिर 18 लाख तक की आमदनी वाले लोगों के लिए हो, तो इतना फायदा आपको डायरेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बदली हुई नई जो टैक्स रिजीम है उसमें देखिए, अगर आपकी आमदनी 3 लाख तक की है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, आप टैक्स फ्री के दायरे में हैं। 3 से 7 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो 5% आपको टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो 10% आपको ये टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख वालों को 15%, 12 से 15 लाख वालों को 20% और 15 लाख से ज्यादा, यानी कि इसके बाद आप जितनी भी आमदनी करते हैं, अगर उस दायरे में आप आते हैं तो आपको 30% ही टैक्स लगेगा। तो ये बदली हुई नई टैक्स रिजीम जिसे आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे होंगे। लेकिन इसके साथ एक और जिक्र किया, टीडीएस समय पर अगर आप नहीं भरते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये भी निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर साफ कर दिया। लेकिन मध्यम वर्गीय जिस टैक्स स्लैब को लेकर बार बार चर्चा कर रहे थे कि भाई हमारे लिए क्या, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं और हम जो टैक्स पे करते हैं उसके बाद
देश के विकास में उसका इस्तेमाल होता है, तो हमारे लिए क्या ये सरकार ध्यान देगी? तो इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया गया है। नई हुई टैक्स रिजीम, जो बदली हुई नई टैक्स रिजीम है, उसमें ये संख्या आपको दिख रही होगी। अब आप अपनी आमदनी को इस टैक्स स्लैब के हिसाब से जरा देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपको किस टैक्स रिजीम में आप आते हैं और अब आपको कितना टैक्स पे करना होगा। तो 3 लाख तक अगर आपकी आमदनी है तो फिर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि अब आप इस टैक्स के दायरे से, हालांकि ये पहले 2.5 लाख तक थी, अब इसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। 50,000 का ये गैप जो है वो लाया गया है। हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री नवल जी। नवल जी, इस टैक्स रिजीम की हम बात कर रहे थे और बार बार मध्यम वर्ग का फोकस इसी पे होता है कि भाई हमारे लिए क्या, क्योंकि हम तो एक बड़ा तबका जो टैक्स पे करता है तो उसकी उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं। क्या इस बार के इस घोषणा में उनकी उम्मीदों के अनुरूप ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी विकास अगर सस्टेन्ड होना है तो डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, और डिमांड मध्यम वर्ग के पास ही है और जो निचला तबका है उसके पास है, क्योंकि उसमें कंजम्पशन करने की प्रोपेंसिटी अधिक होती है। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर अधिक कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो इनकम बढ़ाना होगा। इनकम बढ़ाने का क्या तरीका है कि मध्यम वर्ग को आप टैक्स में छूट दें, तो टैक्स में छूट बहुत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75 करने से क्या होगा? बहुत नहीं होगा। आपका इनकम टैक्स स्लैब में कोई मेजर चेंज नहीं है, और दूसरी तरह से भी इनकम ये मिडिल क्लास को कोई बड़ी राहत नहीं है। तो डिमांड जनरेट नहीं होगा इकोनॉमी में। तो जब डिमांड नहीं जनरेट होगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, तो जो विकास होगा उसको सस्टेन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आशा के अनुरूप मिडिल क्लास को कोई मेजर रिलीफ नहीं है। कॉरपोरेशन टैक्स में छूट दी गई है और उसको घटाया गया है, 35 से 30% किया गया है, और खास करके फॉरेन कंपनीज को वहाँ छूट दी गई है, लेकिन यहाँ छूट नहीं दी गई है, और ये मैं समझता हूँ निराशाजनक बात है। और दूसरे माध्यम से भी उनके पास आय पहुँचनी चाहिए, तभी इकोनॉमी को सस्टेन कर पाएंगे। इसलिए मिडिल क्लास को निराशा है। हेल्थ सेक्टर में भी जो अनाउंसमेंट होना था कि वो आयुष्मान, मैंने तो नहीं सुना कि जिसमें 70 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड में शामिल करने की बात नहीं। हेल्थ बेनिफिट देना चाहिए था, और भी तरीका है जिससे कि मिडिल क्लास को राहत पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन वैसी कोई राहत मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन ग्रामीण विकास के लिए 2.66 करोड़ रुपए का आवंटन, क्या ये नहीं लग रहा है कि फोकस जो है उस क्षेत्र के लिए इस बजट में दिखाया गया? बिल्कुल बिल्कुल। 2.66 लाख करोड़ है ग्रामीण विकास के लिए, और 1.52 जहां तक हमने देखा है एग्रीकल्चर के लिए। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 5-6 लाख के करोड़ के करीब है, लेकिन ये टोटल बजट एक्सपेंडिचर जो 32 लाख में है, कितना परसेंटेज है? आज भी देश में 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर और रूरल सेक्टर पर निर्भर है। अधिकांश गरीबी इसी सेक्टर में है, बेरोजगारी इसी सेक्टर में, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये रूरल सेक्टर डिस्ट्रेस में है। और जबकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, आप उतने बड़े पॉपुलेशन पर 32 लाख करोड़ में आप 5 लाख के करीब देते हैं, तो ये किस तरह का न्याय है? फिर भी इन्होंने कुछ किया है, क्योंकि उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मेजर प्रोजेक्ट कौन सा है? इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के नाम पर, चूंकि बिहार का असर है केंद्र की सरकार के सर्वाइवल पर, इसीलिए कोसी के लिए इन्होंने 11,500 करोड़ का उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर कौन सा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट आया? कौन सा फ्लड कंट्रोल का प्रोजेक्ट आया? कौन सा मेजर इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में? तो मैं मानता हूं कि सरकार ने कुछ प्रयास किया है, लेकिन ये जो रूरल डिस्ट्रेस है, किसानों की समस्या है, और जो एग्रीकल्चर का लार्जर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश नहीं हुई है। तो ये सिर्फ आप इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के भरोसे अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं। विकसित बिहार की कल्पना कर सकते हैं, अब हो सकता है विकसित हो जाए, लेकिन ये लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होगा। हिंदुस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा इस विकास से छूट जाएगा। सवाल विकास का नहीं है, सवाल विकास के बंटवारे का भी है। विकास का लाभ कहां पहुंच रहा है?
क्या गरीबों तक पहुंच रहा है? मिडिल क्लास तक पहुंच रहा है? लेकिन क्षेत्रीय असमानता दूर किसान करने की का बात कोई आप विशेष नवल जी प्रयास कर रहे हुआ है हैं, क्या? तो आप भी कहते रहें कि जब फसलों की बात होगी, दलहन और तिलहन की बात होगी, तो उस पर तो सरकार ने जोर दिया है। इसमें सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि भाई बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कहां है? इस सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ईस्टर्न इंडिया में करने की बात थी, तो उसमें टोकनिज्म है, कुछ रिसर्च स्टेशंस बनाए जाएंगे, इससे नहीं होगा। मेजर इनिशिएटिव लेना होगा इरिगेशन के क्षेत्र में। आज बिहार के पीछेपन का एक बड़ा कारण है कि यहाँ फुली इरिगेटेड नहीं है एग्रीकल्चर, जबकि यहाँ पिछले सेंसस के 76% डायरेक्ट एग्रीकल्चर पर है। 2011 सेंसस में 89% रूरल पॉपुलेशन है। बिहार जैसे अन्य राज्य हैं, उड़ीसा है, झारखंड है, आपने देखा कि ये पूरा ईस्टर्न रीजन नेग्लेक्टेड है, तो आपने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। लेकिन मेजर इनिशिएटिव कहां है? ये जितना हाईवे प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी चल रहा है, फिर भी हम उसकी सराहना करते हैं कि आपने 26,000 एडिशनल। आप टूरिज्म की बात कर रही थी, सीतामढ़ी को क्यों नेग्लेक्ट किया गया? सीता के स्थान को आप राम राम के नाम पर इतना नारा लगाते थे, और वहां आप चले जाइए पुनौरा धाम, इसकी मांग हम करते रहे, लेकिन वो क्या टूरिज्म नहीं है? आपने ऑलरेडी महाबोधि डेवलप्ड है, ठीक है, वहां कॉरिडोर के नाम पर एक आप बटोर रहे हैं। एक ही एडिशनल नया है, वो है राजगीर का सब जो आपका कॉरिडोर। और कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? कॉरिडोर एक लिमिटेड सेक्टर में उसको आने जाने का रास्ता बनाना और वहां कुछ दुकानें ये करना, इससे टूरिज्म का जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन इससे बिहार की इकोनॉमी को रिवाइव नहीं किया जा सकता है। बिहार की इकोनॉमी को रिवाइव करने का सबसे बड़ा तरीका था यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाना, और उसमें कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं है। आपने स्पेशल स्टेटस नहीं भी दिया, तो आप स्पेशल ग्रांट दे सकते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। हेल्थ सेक्टर में इरिगेशन, एक एम्स का अनाउंसमेंट नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में नालंदा रोजगार पे मैं आ रही थी, पटना यूनिवर्सिटी सारे ने, हाँ मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था हाथ जोड़ करके, पटना यूनिवर्सिटी के सेंटिनरी में 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी है, आपने उसको विक्रमशिला जो कि इतना ऐतिहासिक और विरासत वाली है, उसको आपने सेंट्रल प्रोजेक्ट में नहीं। बिहार और झारखंड के लिए, लेकिन ये तो इस बजट में कहा गया नवल जी कि बिहार और झारखंड के लिए अलग से एक नीति बनाई जाएगी, क्योंकि इसका ही हवाला दिया जा रहा है कि भाई देखिए झारखंड में सारे संसाधन चले गए, बिहार इसीलिए गरीब रह गया। बिहार में विकास कैसे होगा अगर उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज ही। लेकिन क्या ये तमाम जो घोषणाएं की गई है, ये एक बार में जिस पैकेज की आप बात करिए संभव था क्या? मैं आपको बता रहा हूं, अगर बिहार और झारखंड दोनों मिला दीजिएगा तो पांचों क्राइटेरिया स्पेशल स्टेटस का सेटिस्फाई हो रहा है। 5 क्राइटेरिया में है, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन एंड ट्राइबल पॉपुलेशन, जो आज बिहार के पास नहीं है वो झारखंड के पास है। और ये 3 बाकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकवर्डनेस, बिल्कुल नवल जी आते हैं, और उसके बाद पूछूंगी कि महंगाई को लेकर, जब महिलाएं कह रही थी कि मेरे किचन का बजट बिगड़ जाता है, उस महंगाई को लेकर वो महंगाई कितनी दूर हो पाई इस बजट से, और उनके जेब में कितना पैसा बचेगा, उनका खर्च कितना कम होगा, ये भी अब इस वक्त चर्चा का विषय है, और इस पर भी मैं आपकी राय लूंगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 और 25 को पेश कर दिया, जिसमें बिहार को कई सौगातें दी गई, जिसकी चर्चा आप सभी कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार के लिए और बेहतरी इससे जरूर होगी, क्योंकि जो दिया गया है उसके बाद विकास की गति रफ्तार पकड़ेगी। किया है, और खास करके बिहार के लिए आज एक बड़ी सौगात है। आपने देखा कि 3 एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई है, 26,000 करोड़ सिर्फ सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। कई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है, और जो व्यवसायी है उसके लिए जो 10 लाख रुपया की सीमा थी मुद्रा लोन की, उसे 20 लाख रुपया किया गया है। छात्रों को 3% के दर से उन्हें शैक्षणिक कार्य के लिए लोन की सुविधा हमारी सरकार ने दी है। अभी तो बजट लगातार सदन में बजट पर भाषण चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि और भी सारी घोषणाएं अभी जो होनी है निश्चित तौर पर होगी, और बिहार के विकास के लिए, बिहार
के संबंध में जो अलग अलग कई मांगे आ रही है कि बिहार और कैसे बेहतर हो, मुझे लगता है कि वो सारी आकांक्षाएं इस बार के बजट में पूरी होगी। तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, इनका ये बयान जो है जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त का, और उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं की जा रही है उसमें बिहार तो फोकस में है भाई, और हमारी यही कोशिश थी कि बिहार पे फोकस होना चाहिए तो किया जा रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और वहीं विरोधियों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आज उन्हें जवाब इस बजट से मिल गया है। का हमेशा रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, और हम लोगों ने यह भी कहा कि अगर टेक्निकली कोई इसमें दिक्कत है तो बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए। और इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू है, पूरा उत्तर बिहार का आपको हर एक साल फ्लड आता है, हजारों करोड़ हम लोग का लॉस होता है। पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है, चाहे कोसी मेची इंटरलिंक योजना हो, चाहे नया बराज बनाना हो बिहार के अंदर, या और स्टडी करके क्या किया जा सकता है इरिगेशन पोटेंशियल को ठीक करने के लिए कोसी या अन्य जो नदी है उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अगर प्रॉब्ली और ज़रूरत होगा तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि सरकार और मदद करेगी। इसके अलावा जो एक 4 एक्सप्रेसवे 26,000 करोड़ का, आपको बक्सर के पास गंगा में 2 लेन आपको ब्रिज, और पिरपैती में जो आपको खास करके जो बिजली के उत्पादन के लिए जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है इस बजट में। और एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण कहा गया है कि नए एयरपोर्ट, नए मेडिकल कॉलेज और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए जो बिहार को स्पेशल ध्यान उस पर दिया जाएगा। तो पूरा बजट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, उनके भाषण का कंटेंट पढ़ के जो समझ में आया अभी, तो डिटेल तो बाद में इस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, बताएंगे, लेकिन इस इशू को एड्रेस करने का जरूर ये किया गया है। लेकिन सर, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने के लिए ये बजट लाया गया है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो कांग्रेस पार्टी है 15 साल बिहार में जो गर्त में डूबा था लालू जी के टाइम में, जो बिहारी कहलाना शर्म का विषय हो गया था, उसमें जितना आरजेडी का रोल है उतना ही रोल कांग्रेस का था कि वो सरकार कांग्रेस के मदद से चल रही थी, और कांग्रेस बिहार विरोधी है, कभी बिहार को उन्होंने मदद नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आप बताइए कि वह उस समय भी हम लोग डिमांड कर रहे थे, एक पैसा को कभी कुछ दिया बिहार को? लालू जी के बदौलत सरकार चल रही थी, और ये अंत नहीं है, ये मदद की शुरुआत है। अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प इस एनडीए सरकार द्वारा होगा। जेडीयू के अध्यक्ष संजय, तो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई इसे सिर्फ शुरुआत के तौर पर देखिए, और शुरुआत अगर ऐसी है तो अंत कैसा होगा आप इसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि बिहार के लिए हम सभी यानी एनडीए का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि बिहार के विकास के जो हमने वादे किए हैं उस वादे से आगे कहीं बिहार को लेकर जाना। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। बजट पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। Rural land related actions. Rural land related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number UL PIN or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Subdivisions. Survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping.
an IT-based system for property record administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial position of urban local bodies. Labor-related reforms, services to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of e-Shram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market, skill requirements, and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with potential employers and skill providers will be covered in these services. Shram Suvidha and Samadhan portal. Shram Suvidha and Samadhan portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity, and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, regulators, financial institutions, and market participants. Taxonomy for climate finance. We will develop taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate commitments and green transition. Variable capital companies. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote currency for overseas investment. NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms, action plans, and digitalization. Data and statistics. For improving data governance, collection, processing statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy
I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates